सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का, और सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि आखिर इस चैप्टर को करना कैसे है। और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री की एक जान है, फिज़िकल केमिस्ट्री की एक बैकबोन है। बगैर इस चैप्टर के आप फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, चैप्टर है हमारा मोल कंसेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। ये मतलब केमिस्ट्री की एक अलग ही दुनिया है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक अलग ही दुनिया है। और जिस बच्चे ने मोल कंसेप्ट के ऊपर अपनी पकड़ बना ली, तो लगभग मेरी बात ये मानो कि 60 से 70% काम तो उसका फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट ही हो गया। बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट कभी भी आकर के कहीं पर भी अपनी टांग अड़ा सकता है और बच्चों को परेशान कर सकता है। तो आज हम सबसे बढ़िया चैप्टर, सबसे मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आखिर व्हाट डू यू मीन बाय मोल कंसेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोल। ये जो टर्म है बेटा हमारे पास मोल, इस मोल से हमें मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, मोल का मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो भैया हमें यही पता होनी चाहिए कि सर आखिर इस वर्ड मोल का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मोल, मोल क्या है, व्हाट इज मोल। तो मोल कुछ नहीं है बेटा, कोई हवा चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मोल केवल और केवल एक क्वांटिटी है। मोल केवल और केवल क्या है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोल केवल और केवल एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जाओ जा कर के मार्केट से 1 डजन पेंसिल्स लेकर के आइए, तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आप कितनी पेंसिल्स लेकर के आओगे, कितनी पेंसिल्स आप लेकर के आओगे। आप कहोगे सर 1 डजन पेंसिल का मतलब हम 12 पेंसिल्स लेकर के आएंगे। कितनी पेंसिल्स लेकर के आएंगे भाई, 12 पेंसिल्स लेकर के आएंगे। बिकॉज हमें पता है कि 1 डजन किसके लिए फिक्स है, 1 डजन 12 आइटम्स के लिए फिक्स्ड है। यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन पेन लेकर के आओ, तब भी आप 12 पेन लेकर के आओगे। 1 डजन टेबल लेकर के आओ, तब भी आप 12 टेबल लेकर के आओगे। 1 डजन चेयर लेकर के आओ, तब भी आप 12 लेकर के आओगे। अरे भाई, चीज़ों के नाम ही तो बदल रहे हैं, 1 डजन के अंदर क्वांटिटी तो सेम है। पहले भी 12 थी, अब भी 12 थी, और हमेशा 12 रहेगी, बस चीज़ों के नाम बदलते जाएंगे। 1 डजन पेन बोला तो 12 पेन, 1 डजन ऑरेंज बोला तो 12 ऑरेंज, 1 डजन बनाना बोला तो 12 बनानाज। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। तो 1 डजन जिस तरीके से फिक्स्ड है 12 आइटम्स के लिए, 1 डजन जिस तरीके से फिक्स्ड है 12 आइटम्स के लिए, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ जाकर के मार्केट से, जाओ जाकर के मार्केट से 1 मोल पेंसिल्स लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ बेटा, 1 मोल पेंसिल्स लेकर के आओ। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जाओ जाकर के मार्केट से 1 मोल पेंसिल्स लेकर के आओ, तब शायद आप ना लेकर के आ पाए। क्यों ना लेकर के आ पाए, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। 2 रीज़न में से सबसे पहला रीज़न तो ये होगा कि भैया हमें पता ही नहीं मोल का मतलब क्या है। अगर सपोज करो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपको पता है मोल का मतलब क्या है, तो भैया दुकानदार को नहीं पता होगा मोल का मतलब क्या है। समझ आ रही है बात। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें पता ही नहीं मोल का मतलब क्या है, या फिर अगर हमें पता है तो दुकानदार को नहीं पता मोल का मतलब क्या है। और अगली बात, सपोज करो दुकानदार को पता है 1 मोल पेंसिल्स में कितनी पेंसिल्स आएंगी। दुकानदार केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, उसको पता है कि 1 मोल के अंदर कितनी पेंसिल्स आएंगी। और कितनी पेंसिल्स आती है बेटा 1 मोल के अंदर, 6.023 इंटू
कितनी पेंसिल्स आएंगी बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेंसिल्स आएंगी। सपोज करो दुकानदार को पता है कि 1 मोल के अंदर इतनी पेंसिल्स आएंगी, तब भी वो आपको इतनी पेंसिल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज इतनी पेंसिल तो शायद इस दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करती। इतना बड़ा नंबर है ये 1 मोल। ठीक है, सोचो कितना बड़ा नंबर है। मतलब मैंने यहाँ 0.6 के बाद लगाया, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाना चाहूँ तो 6023 और उसके बाद लिखूंगा भैया क्या? 10 की पावर 20। मतलब सोचो 6023 और उसके बाद कितनी बार जीरो लगाओ? 20 बार जीरो लगाओ। तो बेटा ये तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों से भी ऊपर निकल गया। इतनी पेंसिल्स तो इस पूरे दुनिया में ही अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी पेंसिल्स इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज आ रही हैं वहां पर भी अवेलेबल नहीं होगी। इतना बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो जिस तरीके से 1 डजन 12 आइटम्स के लिए हमने फिक्स करा हुआ है, उसी तरीके से 1 मोल 6023 इंटू 10 की पावर 20 के लिए फिक्स किया गया है। अब आप कहोगे कि सर 6023 इंटू 10 की पावर 20 क्यों नहीं लिखा आपने 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्यों लिखा? तो बेटा उसका रीज़न है। क्या रीज़न है? हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिस्ट लोगों ने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन बनाया हुआ है। और उस नोटेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि कभी कभी हमें कैलकुलेशंस में बहुत बड़े बड़े नंबर के साथ डील करना पड़ता है और कभी कभी हमें बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। तो ताकि हमारी कैलकुलेशन वर्क आसान हो सके, हमारी दिक्कतें आसान हो सके, प्रॉब्लम आसान हो सके, तो हम अपने नंबर को एक साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और किस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा? उसने बोला कि भैया ये जो आपने 6023 लिखा हुआ है ना, ये जो आपने 6023 लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा है, उस नंबर को हमेशा इस तरीके से लिखा जाए कि उस नंबर में पहला डेसिमल पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। उस नंबर में डेसिमल पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। नॉन ज़ीरो डिजिट से मतलब क्या है बेटा? 1 से लेकर के 9 तक ये सारी की सारी डिजिट्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स मानी जाती है। ये सारी की सारी डिजिट्स क्या मानी जाती है बेटा? नॉन ज़ीरो डिजिट्स मानी जाती है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि कभी कभी हमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। एंड टू मेक आवर कैलकुलेशन वर्क ईजियर, हम अपने नंबर को, हम अपने मेज़रमेंट को, या कुछ भी आप बोल सकते हो, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पसंद करते हैं। किस में लिखना पसंद करते हैं बेटा? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि मेरे नंबर में, मेरी मेज़रमेंट में जो पहला डेसिमल होगा, पहला डेसिमल क्या, एक ही डेसिमल लगाएंगे हम, तो हमारी मेज़रमेंट में जो डेसिमल होगा वो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। जैसे कि सपोज़ करो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 0.0056, तो मुझे बताइए क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है? आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल आ रहा है बेटा, जो डेसिमल आ रहा है, कहाँ है भैया डेसिमल? ये रहा हमारा डेसिमल छोटा सा। ये डेसिमल क्या पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है? नहीं। आप कहोगे सर ये डेसिमल तो 0 के बाद आ रहा है, और 0 क्या है? 0 तो एक ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट तो है नहीं। ठीक है, तो हमारा डेसिमल कहाँ आना चाहिए भैया? हमारा डेसिमल पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। मतलब अब मैं इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके 5 के आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ। मैं इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ लेकर के जाना चाह रहा हूँ? 5 के आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 5.6। ठीक, अब देखो बेटा मेरे घर का राज तो चल नहीं रहा है
कि मैं जो मर्जी चाहे वो कर दूं। 5.6 तो मैं लिख नहीं सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा, आपने डेसिमल को कितना डिजिट शिफ्ट करा, आप बोलोगे सर 3 डिजिट शिफ्ट करा, ठीक है, तो यहाँ पर पावर लगाएंगे 3। 3 डिजिट आगे शिफ्ट करा के पीछे शिफ्ट करा, बताओ 3 डिजिट आगे शिफ्ट करा के पीछे शिफ्ट करा, सर आगे शिफ्ट करा 3 डिजिट, तो हकीकत में तो डेसिमल यहाँ है, 3 डिजिट पहले है, हकीकत में डेसिमल 5 के बाद नहीं है, रियलिटी में तो डेसिमल 5 से 3 डिजिट पीछे है, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा। ये 10 की पावर -3 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये 10 की पावर -3 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 की पावर -3 इस बात को दर्शा रहा है कि एक्चुअल में डेसिमल 5 से 1 2 3 डिजिट पीछे लिखा हुआ है, तो एक्चुअल नंबर हमारा ये है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, अभी पावर किस में आई, अभी तो पावर किस में आई बेटा, अभी पावर आई नेगेटिव में, ठीक है। अब पावर पॉजिटिव में कब आएगी, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा 258.75, तो बताइए क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, आप बोलोगे नहीं सर ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा, हमें डेसिमल को 1 2 डिजिट पीछे लाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट पीछे लाओगे भाई तो क्या बन जाएगा 2.5875। अब डेसिमल आप 2 डिजिट पीछे लेकर के गए तो 10 की पावर +2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर पावर इस बार +2 आएगी। ये प्लस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हकीकत में ये जो डेसिमल है हमारा, ये यहाँ से 1 2 डिजिट आगे बिलोंग करता है। एक्चुअल में तो नंबर मेरा 258.75 है, लेकिन आपने लिखा क्या 2.5875, ठीक है। तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ज़रा दोबारा, अगर मैं इस 2.5875 की मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो बताओ मुझे क्या वापस से ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा, हाँ सर वापस से हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। तो आई होप साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना आप लोगों को आया होगा। आपका डेसिमल पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, और डेसिमल को पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए कभी कभी हम डेसिमल को लेफ़्ट हैंड साइड से, कभी कभी हम डेसिमल को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के जाते हैं, और कभी कभी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के जाते हैं। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के जा रहे हो तो 10 की पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेगेटिव में कितना आएगा, जितना डिजिट डेसिमल पॉइंट को आप मूव कर रहे हो। अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर के जा रहे हो तो 10 की पॉजिटिव पावर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना डिजिट आपने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा है। तो आई होप मेरी ये बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। अब ज़रा वापस आ जाओ, 1 मोल पेंसिल्स में भैया कितनी पेंसिल्स आएंगी, 1 मोल पेंसिल्स में कितनी पेंसिल्स आएंगी, मैंने तो लिखा 6.023 × 10 की पावर 23। अब वापस अगर मैं डेसिमल को यहाँ से हटाऊँ तो 3 डिजिट डेसिमल आगे लेकर के जा रहा हूँ तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो गई होगी, 1000 से मल्टीप्लाई हो गई होगी। यहाँ कितना बचा 10 की पावर 20, कितना बचा यहाँ पर 10 की पावर 20 बचा, ठीक है। चलो ज़रा इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में लिख देता हूँ। अब ज़रा यहाँ जाओ, आपके पास क्या लिखा है बेटा, आपके पास लिखा है 6023 × 10 की पावर 23। क्या लिखा है 6023 × 10 की पावर 20। मुझे बताओ डेसिमल कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है तो कहाँ लगा होगा सर, डेसिमल 3 के बाद लगा सकते हो आप, 3.0 लिख सकते हो इसको। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहा हूँ बेटा तो मुझे इस डेसिमल को 1 2
तीन डिजिट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा 6.023 और 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करा तो बताओ ज़रा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो पावर किससे मल्टीप्लाई होगी भाई, 10 की पॉजिटिव पावर से। 10 की पॉजिटिव पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। ये +3 क्या बता रहा है कि हकीकत में डेसिमल 6 के बाद बिलोंग नहीं करता। ये हकीकत में डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट आगे बिलोंग करता है, ठीक है। और आगे तो हमारा भैया 10 की पावर 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बताइए सॉल्व होने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास। सर सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, ठीक है। चलो तो अब हमें ये पता चला कि भैया 1 मोल के अंदर कितनी पेंसिल्स आएंगी। 1 मोल के अंदर सर हमारी पेंसिल्स जो आएंगी वो आएंगी कितनी बेटा, वो आएंगी हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेंसिल्स आएंगी। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। साइंटिफिक नोटेशन भी हम लोगों को पता चला। तो जिस तरीके से 1 डजन 12 आइटम्स के लिए फिक्स्ड है, जिस तरह से 1 डजन 12 आइटम्स के लिए फिक्स्ड है, उसी तरह से 1 मोल 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के लिए फिक्स्ड है। और इसी 1 मोल को, इसी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, एवोगैड्रोस नंबर, डिनोटेड बाय कैपिटल N और नीचे सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A। ठीक। अब अगला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। सर हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि केमिस्ट्री में डजन से काम क्यों नहीं चल सकता, आखिर डजन जैसी टर्म से काम क्यों नहीं चल सकता। तो डजन जैसी टर्म से काम इसलिए नहीं चल सकता बेटा, बिकॉज केमिस्ट्री में हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ डील करना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करना पड़ता है, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और तो यहाँ पर डजन जैसी टर्म का कोई भी यूज़ नहीं होगा। क्या मतलब है सर आपके कहने का, सपोज करो ये जो पेन मेरे पास है, ये पेन आयरन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है भैया, आयरन का बना हुआ है। और ये देखो ये बारीक से बारीक टिप आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बारीक से बारीक टिप भी मान लेता हूँ आयरन की है। तो अगर मैं इस बारीक से बारीक टिप को कट करके नीचे ज़मीन पर गिराऊँ तो ये इतनी बारीक होगी कि आपको अपनी नेकेड आई से भी नज़र आने वाली नहीं है। ठीक। लेकिन इस बारीक से बारीक आयरन टिप में भी अगर मैं आपसे पूछूं आयरन के कितने एटम्स होंगे, क्या 12 एटम होंगे, क्या 100 होंगे, 1000 होंगे, कितने एटम होंगे। तो बेटा इस बारीक से बारीक आयरन टिप के अंदर भी लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों एटम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, इतने सारे एटम्स होंगे। सिमिलरली अगर पानी की एक छोटी से छोटी बूंद, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट बूंद, अगर पानी की छोटी से छोटी बूंद ले ली जाए, माइन्यूट से माइन्यूट बूंद ले ली जाए, तो उस पानी की ड्रॉपलेट में भी पानी के लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर डजन जैसी टर्म का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है। हमें यहाँ पर एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड दैट न्यू टर्म इज मोल। दैट न्यू टर्म इज मोल। जिस तरीके से 1 डजन 12 आइटम्स के लिए फिक्स्ड है, उसी तरीके से 1 मोल कितने के लिए फिक्स्ड है बेटा, 1 मोल कितने के लिए फिक्स्ड है सर, 1 मोल फिक्स्ड है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के लिए। तो आई होप मेरी ये बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अभी तक मैंने आप लोगों को केवल और केवल इतना बताया कि जिस तरीके से 1 डजन में 12 आइटम आते हैं, 12 आइटम्स आते हैं, उसी तरीके से 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आते हैं। ठीक।
तो आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस मोल का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोल का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली तो बता दिया मोल क्या है। मोल एक क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन देखते हैं। तो देखिएगा बेटा, मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ने से पहले, मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए लाजमी है कि आप एलिमेंट्स का मास नंबर याद करें। जिस तरीके से आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हैं, उसी तरीके से एलिमेंट्स के मास नंबर भी आप लोगों को याद होने चाहिए। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो मास नंबर कहाँ से कहाँ तक याद होने चाहिए भैया? भाई एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक याद है? सर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक याद है। तो एटॉमिक नंबर अगर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक याद है तो मास नंबर भी आपको हाइड्रोजन से कैल्शियम तक ही याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्स और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास नंबर। एज सच मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ सर? मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया मास नंबर जो है वो इस मोल कंसेप्ट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है मोल कंसेप्ट की। जब तक आप एलिमेंट्स के मास नंबर याद नहीं करोगे बेटा, तब तक आप एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। अगर मैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स नहीं निकाल पाऊंगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल पाऊंगा। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल पा रहे हो तो बेटा फिर मोल कंसेप्ट पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिख रहा हूँ और उनके मास नंबर लिख रहा हूँ। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। उसके बाद हीलियम, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है प्यारे बच्चों 14, ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद आ जाइए फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम का होता है बेटा 40। एटॉमिक नंबर के बारे में तो बताया नहीं सर आपने। तो एटॉमिक नंबर बेटा सीक्वेंस वाइज 1, एटॉमिक नंबर बेटा हमारा सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 एंड 20। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हमारा भैया ये है कि एलिमेंट्स के मास नंबर लिख लिख करके याद करो। 5-5 के पेयर में तोड़ लो और 5 से 6 बार, 6 से 7 बार लिख लिख करके इनके मास नंबर आप याद कीजिए। अब आते हैं बेटा मोल के ऊपर कि आखिर मोल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल।
तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग एक डिश लेकर के आए भाई, उठा करके क्या लेकर के आए, एक डिश उठा करके लेकर के आए। उस डिश को उन्होंने रखा बेटा एक वेइंग मशीन के ऊपर, उस डिश को उन्होंने रखा एक वेइंग मशीन के ऊपर। मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक डिजिटल वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन है। अब साइंटिस्ट लोगों ने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट करवा दिया कि हर बंदे को कार्बन का एक एक एटम लेकर के आना है। अब बेटा क्या पैसा पॉसिबल है कि हर कोई कार्बन का एक एक एटम लेकर के आए? आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक एटम होता इतना छोटा है कि हमें अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आ सकता, तो मैं कार्बन का एक एटम उठा करके कैसे लेकर के आऊंगा? तो बेटा पहले ही बता देता हूँ, हाइपोथेटिकल कहानी है। कैसी कहानी है भैया? हाइपोथेटिकल कहानी है, बट कंसेप्ट समझने के लिए सबसे मजेदार कहानी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग एक डिश लेकर के आए, उस डिश को उन्होंने एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा, एक डिजिटल वेइंग मशीन है मान लीजिए, और इस पूरी दुनिया में साइंटिस्ट लोगों ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर बंदा कार्बन का एक एक एटम लेकर के आएगा। और कार्बन का भी लोगों ने पूछा, भैया कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, कौन सा वाला लेकर के आया जाए? तो उन्होंने बोला कार्बन 12 आइसोटोप का एक एक एटम लाना है, ला करके इस डिश के अंदर डालना है। तो अब मुझे बताइए जल्दी से, सबसे पहले मुझे बताइए, एक जब सबसे पहला एटम इस वेइंग मशीन के अंदर आकर के गिरेगा, इस डिश के अंदर जब सबसे पहला एटम आकर के गिरेगा, तो क्या इस वेइंग मशीन के अंदर कोई रीडिंग आएगी? तो आप कहोगे सर नहीं, कोई रीडिंग नहीं आएगी, बिकॉज एक एटम इतना छोटा होता है कि हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, तो उसका मास तो ऑलमोस्ट क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल होगा, तो कोई भी रीडिंग वेइंग मशीन डिटेक्ट नहीं करेगा। अब क्या हुआ, अब क्या किया भैया, यहाँ पर एक बंदे को खड़ा कर दिया, यहाँ पर एक बंदे को खड़ा कर दिया जो नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहा है कि इस डिश के अंदर कितने एटम्स हो चुके हैं। अब लोग आते जा रहे हैं और इस डिश के अंदर कार्बन 12 आइसोटोप के एटम्स डालते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं और इसके अंदर एटम्स डालते जा रहे हैं। दिन गुजरे, दिन से हफ्ते गुजरे, हफ्तों से महीने गुजरे, महीनों से साल, और साल से सदियां। तब तक तो ये आदमी बेचारा खड़ा हुआ मर गया होगा। अरे भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल कहानी है। ठीक है, साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, तब तक तो पता नहीं दुनिया भी बची होगी कि नहीं बची होगी, और किसी बंदे के लिए एक एक एटम लाना, इस डिश के अंदर डालना पॉसिबल नहीं है। तो द टोटल कहानी इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, लेकिन अब देखिए भाई, अब लोग इसके अंदर एटम्स डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, सदियां गुजर गई, कभी ना कभी तो जाकर के एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी घड़ी आएगी जब इस वेइंग मशीन के अंदर रीडिंग आएगी 12 ग्राम। जैसे ही इस वेइंग मशीन के अंदर रीडिंग आई 12 ग्राम, हमने इस डिश में एटम्स डालने बंद कर दिए, हमने इस डिश में एटम्स डालने बंद कर दिए। और ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा था, इससे पूछा कि हाँ भैया कितने एटम हो चुके कार्बन 12 आइसोटोप के? तो इसने बोला 6023 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स हो चुके हैं कार्बन 12 आइसोटोप के। 6023 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स हो चुके हैं कार्बन 12 आइसोटोप के। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ, इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तभी से हमने इसको 1 मोल बोलना स्टार्ट कर दिया, तभी से हमने इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया बेटा, तभी से हमने इसको 1 मोल बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तभी से हमने इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, 1 मोल बोलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे 1 मोल कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो मैं बोलूँगा 1 मोल कार्बन में, 1 मोल कार्बन 12 में कार्बन के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे
कि वजन बताओ 1 मोल कार्बन एटम का, तो वजन के टर्म्स में 1 मोल कार्बन का वजन कितना होगा बेटा 12 ग्राम, और एटम्स के टर्म्स में 1 मोल का मतलब क्या होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब हमारे दिमाग में बात क्या आ रही है, हमारे दिमाग में बात ये आ रही है कि सर 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम आए उसी को ही 1 मोल क्यों बोला, 11.5 ग्राम में भी तो कुछ एटम्स आ रहे थे, उसको 1 मोल क्यों नहीं बोला, 12.5 ग्राम में भी तो कुछ एटम्स आते, उसको 1 मोल क्यों नहीं बोला। तो आखिर 12 में ऐसी क्या खास बात है, 12 से आपको ऐसी क्या मोहब्बत है कि 12 ग्राम में जितने एटम आ रहे हैं कार्बन के आप उसको 1 मोल बोल रहे हो। तो बेटा जवाब छुपा है कहाँ पर, जवाब छुपा है कार्बन के मास नंबर में। देखिए ध्यान से कार्बन का मास नंबर कितना आ रहा है, कार्बन का मास नंबर आपकी स्क्रीन पर 12 लिखा हुआ है। तो इसीलिए अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम वजन ले लेता हूँ, इसका मतलब मैंने कार्बन का 1 मोल एटम लिया है। मैंने कार्बन का कितना एटम लिया है 1 मोल एटम लिया है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। तो 1 मोल समझ गए अब डेफिनेशन क्या होगी। 1 मोल क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का मतलब क्या होगा, उस एलिमेंट का उतना ग्राम वजन ले लो जितना उसका मास नंबर है। तो मुझे बताओ जरा, अगर मैं एल्यूमिनियम का 1 मोल लेना चाह रहा हूं तो एल्यूमिनियम का कितना ग्राम वजन लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल वजन लेना चाह रहे हो, अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल एटम्स लेना चाह रहे हो तो एल्यूमिनियम का 27 ग्राम वजन ले लो। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम के कितने एटम आएंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम आएंगे। 12 ग्राम कार्बन में भी कार्बन के कितने एटम आएंगे, 12 ग्राम कार्बन में भी कार्बन के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आएंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन के कितने एटम आएंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम आएंगे। ठीक है। 40 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के कितने एटम आएंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम आएंगे। ठीक है। तो एटम तो फिक्स है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन हाइड्रोजन का 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम। ये वजन क्यों बदल रहा है, वजन डेफिनेट बात है भाई बदलेगा। हाइड्रोजन के 1 एटम का वजन अलग होगा, कार्बन के 1 एटम का वजन अलग होगा, एल्यूमिनियम के 1 एटम का वजन अलग होगा, कैल्शियम के 1 एटम का वजन अलग होगा। इसीलिए कैल्शियम के 40 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आते हैं। हाइड्रोजन के केवल 1 ग्राम में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 एटम का वजन हल्का है, कार्बन के 1 एटम का वजन ज़्यादा है। आई होप बातें डाइजेस्ट हो रही होंगी। दिमाग खोलते हुए एक एक लाइन सुनना, एक एक शब्द मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसको अच्छे से सुनना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई भैया। तो 1 मोल को डिफाइन ही हम इस तरीके से करते हैं। 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन लूं, किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन लूं ताकि उसके अंदर उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स आ जाएं, ताकि उस वजन में उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स आ जाएं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में एटम्स आ रहे हैं। किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन लिया जाए ताकि उसमें उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स आ जाएं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में एटम्स आ रहे हैं। और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने एटम्स आ रहे हैं भैया जी, कितने एटम्स आ रहे हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर फिर तो इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते थे कि किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन लें ताकि उसके अंदर उस एलिमेंट के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएं, उसको 1 मोल बोला जाएगा। तो डेफिनेशन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स which contains
as many particles as there are atoms present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये हो गई भैया डेफिनेशन 1 मोल की। तो मुझे बताओ, अगर मैं आर्गन का 1 मोल एटम लेना चाह रहा हूं तो आर्गन का कितना ग्राम वजन लेना पड़ेगा? 40 ग्राम वजन लेना पड़ेगा। अगर मैं बेरिलियम का 1 मोल लेना चाह रहा हूं तो बेरिलियम का कितना ग्राम वजन लेना पड़ेगा? 9 ग्राम वजन लेना पड़ेगा। नियॉन का 1 मोल लेना चाह रहा हूं तो नियॉन का कितना ग्राम वजन लेना पड़ेगा? 20 ग्राम वजन लेना पड़ेगा। तो आई होप 1 मोल की डेफिनेशन अच्छे से अंदर तक डाइजेस्ट हो गई होगी कि किसी एलिमेंट का कितना ग्राम वजन लिया जाए ताकि उसमें उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स आ जाएं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में एटम्स आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। लेकिन ये तो बताओ कि ये नंबर 6.023 आया कैसे? किसी में औकात तो है नहीं कि यहाँ खड़ा होकर के एटम्स काउंट करे। अरे भाई मर जाएगा, ठीक है, कब तक जिंदा रहेगा? सदियां गुजर गई, यहाँ पर कौन काउंट करेगा, कैसे काउंट करेगा? तो किसी बंदे में औकात तो है नहीं कि यहाँ खड़ा होकर के कार्बन 12 आइसोटोप के एटम काउंट करता जाए। ना हमारे अंदर इतनी औकात है कि हम एक एक एटम ले जा करके डिश के अंदर डालें, ना इतना टाइम किसी के पास है। ठीक है, तो आखिर ये नंबर पता कैसे चला? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो आपके पास आया, या 6023 इंटू 10 की पावर 20 जो आपके पास आया, ये नंबर कैसे पता चला? तो बेटा ये नंबर कैसे निकाला गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हमें इतना तो पता है भाई, प्रैक्टिकली मैं ये तो कर सकता हूँ, कार्बन 12 चम्मच में लिया, स्पून में लिया, डिश के अंदर डाला। अब उसके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स जा रहे हैं कार्बन के, कितने जा रहे हैं हमें नहीं पता। आप चम्मच में कार्बन 12 भरते जाओ और डिश के अंदर डालते जाओ। कब तक डालते जाओ? जब तक डिश के अंदर, जब तक वेइंग मशीन के अंदर रीडिंग 12 ग्राम ना आ जाए। जैसे ही वेइंग मशीन में रीडिंग आई 12 ग्राम, आपने कार्बन 12 डालना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ कि सर, अब हमें इतना तो पता है कि वेइंग मशीन में रीडिंग कितनी आ रही है? 12 ग्राम। अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूं कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कितना है, अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूं कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कितना है, तो 12 ग्राम को कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि इस डिश में कार्बन 12 आइसोटोप के कितने एटम्स आ रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, कि इस डिश में कितने एटम्स आ रहे हैं। लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कैसे पता करूं? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कैसे निकालूं? क्या दुकानदार को दूं ले जा करके कि ले भैया कार्बन के एक एटम का वजन नाप तोल के बता दे कितना है? नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकता, ऐसा तो कोई नहीं बता सकता। तो फिर कैसे किया जाए? तो इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई, कार्बन के एक एटम का वजन पता करना। नहीं बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन पता करने के लिए हमने सहारा लिया किसका? एक टेक्निक का, जिसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोला जाता है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सेवरल ब्रांचेस हैं। उन सेवरल ब्रांचेस में से एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसका काम यही है, वो आपको किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन पता करके बता देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मशीनरी करेगी। आपको केवल और केवल सैंपल ले जा करके मशीन के अंदर रखना है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन होता है 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। कितना होता है? 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। सोचो, बहुत बड़ा नंबर है या बहुत कम छोटा नंबर है? भाई 0 पॉइंट और उसके बाद 0 लगाओ। कितनी बार लगाते जाओ 0? 20 टाइम्स। कितनी बार 0 लगाते चले जाओ?
बल्कि 20 टाइम्स नहीं, कितनी बार, 22 टाइम्स। कितनी बार, 22 टाइम्स जीरो लगाते जाओ और उसके बाद लिखो 19924। ये कार्बन के एक एटम का वजन है। कितना छोटा वजन है आप देख सकते हो, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, मतलब 0 पॉइंट और उसके बाद लगाओ 22 बार जीरो, 22 टाइम जीरो और उसके बाद लिख दो 19924। ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है इस मास की। तो हमारे बस की तो बात नहीं थी कि भैया कार्बन के एक एटम का वजन हम पता करके बताएं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि भैया इतना ग्राम वजन अगर मैंने ले लिया तो इसका मतलब मैंने कार्बन 12 आइसोटोप का कितना एटम लिया, मैंने कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम लिया। कितना एटम लिया, एक एटम लिया। और अभी यहाँ पीछे कितना वजन है आपके पास कार्बन का, सर हमारे पास कार्बन का 12 ग्राम वजन है। कितना वजन है, 12 ग्राम। अगर इतने ग्राम में एक एटम है तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 12, इतने एटम्स होंगे 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर। अब मुझे बताइए ये जो 1.9924 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको रफली 2 मान सकता हूँ, क्या मैं इसको रफली 2 मान सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल 2 मान सकते हो। 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा बेटा, 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 6 आएगा और 10⁻⁻23 घूम करके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻23। इसका मतलब इतने एटम्स आ चुके हैं 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर। और अगर आप एग्जैक्टली यही वैल्यू लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली यही नंबर मिल जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? इसका मतलब यहाँ से सर एक बात हमें और पता चली, अगर आपको अपना कैलकुलेशन वर्क मोल कंसेप्ट में आसान बनाना है, अपने जी का जंजाल नहीं बढ़ाना है, तो 6.023 को आप रफली 6 इंटू 10⁻23 लेकर के चल सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हो, बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन लेना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ताकि मेरा कैलकुलेशन वर्क ईजियर हो जाए और मेरा आंसर जल्दी से आ जाए। तो 1 मोल में कितने एटम्स आ गए कार्बन 12 आइसोटोप के, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर कहाँ से आया 6.023 इंटू 10⁻23? आई होप ये बात हमें आज ही पता चली होगी, नहीं तो लोग रटवा देते हैं कि 1 मोल को रट लो, जिस तरीके से 1 डजन को 12 के लिए रटा उसी तरीके से 1 मोल को भी 6.023 इंटू 10⁻23 को भी रट डालो। क्लियर है बात? बट मैंने आप लोगों को बताया ये नंबर आखिर निकल के कहाँ से आया, तो आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी। और अगली बात, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स कितने पार्टिकल्स बेटा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। और इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों इस नंबर को? इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। और ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा मेरे, तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इतने पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स बेटा मेरे कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मेरे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, बस 1 मोल के अंदर क्वांटिटी फिक्स। जैसे कि 1 डजन बनाना में 12 बनाना, 1 डजन ऑरेंज में 12 ऑरेंज, ठीक है, 1 डजन टेबल में 12 टेबल, 1 डजन चेयर में 12 चेयर, 1 डजन पेन में 12 पेन। उसी तरीके से 1 मोल एटम में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल आयन में 6.023 इंटू 10⁻23 आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन। बस नाम बदल रहा है, बाकी रिश्ता वही है, बाकी रिश्ता वही है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अभी भी हमारे दिमाग में आ रहा होगा
क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कि सर ये नंबर 6.023 बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। अगर दिमाग में ये बात आ रही है कि ये नंबर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, तो तब तो बेटा जाके दिमाग का इलाज कराओ, बिकॉज ये नंबर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ये नंबर बहुत बड़ा है। अब दिमाग में आ रहा है कि कितना बड़ा है, ये अगर बता देते तो काम और आसान हो जाता, काम और बढ़िया हो जाता, कितना बड़ा ये नंबर है आखिर। तो चलो ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो एक सवाल आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। सपोज करो एक फ्रूट सेलर है हमारे पास, उस फ्रूट सेलर के पास 1 मोल बनानाज है। 1 मोल क्या है बेटा, 1 मोल बनानाज है, मीन्स उस फ्रूट सेलर के पास 6 इंटू 10 की पावर 23 बनानाज है। कितने बनानाज हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 बनानाज है। अब से 6.023 को रफली अप्रोक्सीमेटली हम 6 मान करके चलेंगे, और आगे वो कह रहा है ही इज सेलिंग 10 की पावर 8 बनानाज डेली। रोजाना कितने बनाना बेच रहा है बेटा, 10 की पावर 8 बनाना। कब तक बेचे, 100 साल तक। 100 साल तो किसी की उम्र भी नहीं होती आज के टाइम में, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हमने 100 साल तक उसने रोजाना 10 की पावर 8 बनाना बेचे। उसके पास स्टॉक रखा हुआ था बनाना का। कितने बनाना रखे हुए थे, 1 मोल बनाना रखे हुए थे, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 बनाना रखे हुए थे। रोजाना वो 10 की पावर 8 बनाना बेच रहा है 100 सालों तक। तो बताइए 100 साल में कितने बनाना बेच देगा। तो कितने बनाना बेचेगा भैया 100 साल में, कितने बनाना बेचेगा 100 साल में। एक दिन में उसने बेचे 10 की पावर 8 बनानाज। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365। अब कोई आगे बोलेगा सर बीच में लीप ईयर भी तो आएगा, 366 भी डालो। अरे चलो उस सबको भी छोड़ो, एक साल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, खींच के बढ़ा देता हूँ, एक साल में 400 दिन, फिर भी 1 मोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देख लेना, एक साल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक साल में कितने दिन भैया, 400 दिन। तो एक दिन में 10 की पावर 8 बनाना बेचे, एक साल में 400 दिन, तो एक साल में इतने बनाना बेच दिए। 100 साल में कितने बनाना बेच देगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 10 की पावर 8, 9, 10, 11, 12, केवल और केवल इतने बनाना बेच पाएगा 100 साल में। और ये तो 1 मोल को कहीं से कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ये तो 1 मोल को कहीं से कहीं तक भी टच नहीं कर रहा है। 1 मोल में तो 10 की पावर 23 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 की पावर 12 आ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए 1 मोल कितना बड़ा नंबर है, 1 मोल कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, चलो सर अभी भी हमें सुकून नहीं मिला, अभी भी सुकून नहीं मिला। चलो एक सवाल और देख लो, एक सवाल और देख लो। सपोज करो मैं आपके बैंक अकाउंट में, हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं है, ठीक है, मेरी क्या इस पूरी दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है, मैंने आपके बैंक अकाउंट में, सपोज करो हाइपोथेटिकल कहानी, मैंने आपके बैंक अकाउंट में 1 मोल रुपीस ट्रांसफर कर दिए। कितने रुपीस ट्रांसफर कर दिए बेटा, 1 मोल रुपीस ट्रांसफर कर दिए। आपके बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है 1 मोल रुपीस, इट मीन्स यू आर हैविंग 6 इंटू 10 की पावर 23 रुपीज in your bank account, in your bank account, and you are spending 10 की पावर 6 रुपीज पर सेकेंड। हर सेकेंड 10 की पावर 6 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, मतलब हर सेकेंड 10 लाख रुपया उड़ा रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी हर सेकेंड 10 लाख रुपया नहीं उड़ा सकता, लेकिन सपोज करो मैं हर सेकेंड 10 लाख रुपया उड़ा रहा हूँ और बीच में कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मैं लगातार 10 की पावर 6 रुपीज हर सेकेंड उड़ाता जा रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए इस 1 मोल रुपीज को खर्च करने के लिए कितने साल की ज़रूरत पड़ेगी। एक साल में, एक सेकंड में 10 की पावर 6 रुपीस खर्चा किया, एक सेकंड में इतना रुपया खर्चा किया। एक मिनट में कितना करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 60। एक घंटे में कितना करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 60। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, मल्टीप्लाइड बाय 24। तो ये आ गया मेरे पास। इसको कैलकुलेट करने के बाद बताओ भाई कितना आएगा, बताओ भाई कितना आएगा,
24 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 7 8 24 और 36 की मल्टीप्लाई करोगे 864 आएगा इंटू 10 की पावर 8। इतना रुपया खर्च किया मैंने एक साल में, इतना रुपया खर्चा किया मैंने एक साल में, एक साल में इतना रुपया खर्चा करूंगा तो 1 मोल रुपीस को खर्च करने में कितने साल की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल रुपीस को, सॉरी एक साल तो निकाला ही नहीं अभी, अभी तो एक दिन का निकाला। इतना रुपया खर्चा किया एक दिन में, एक सेकंड में 10 के पावर 6, एक मिनट में कितना मल्टीप्लाइड बाय 60, एक घंटे में कितना मल्टीप्लाइड बाय 60, एक दिन में 24 घंटे होता है तो मल्टीप्लाइड बाय 24। एक दिन में इतना रुपया खर्चा करा तो एक साल में कितना रुपया खर्चा होगा भैया जी, एक साल में कितना रुपया खर्चा होगा। तो एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं और हमारे केमिस्ट्री वाले सर के अकॉर्डिंग तो एक साल में 400 दिन होते हैं। एक साल को एक्सटेंड कर लो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना रुपया खर्चा करोगे एक साल में, ठीक है। करो जरा मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24 और 1 25 कैरी ओवर 2, 4 8 जा 32 और 2 34 इंटू 10 की पावर यहाँ 8 और यहाँ 2 10 की पावर 10। इतना रुपया खर्चा करोगे एक साल में तो 1 मोल रुपये को खर्च करने में कितने साल की जरूरत पड़ेगी। तो 1 मोल रुपये आपके पास है 6 इंटू 10 की पावर 23, इसको डिवाइड कर दो एक साल में कितना खर्चा किया। अब सब 3.3456 और 6 को डिवाइड करना 3456 से। कैसे करें अभी अभी बताया। अपने कैलकुलेशन वर्क को आसान बनाने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। क्या लिखा जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, 3.456 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और 3.456 को भी लगभग 3 मान लो, 3 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 3000 और ये है कितना 3456, तो 3000 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो 3 इंटू 10 की पावर 3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर, ओ माई गॉड, 2 इंटू 10 की पावर 20। इतने साल लग जाएंगे 1 मोल रुपये को किस रेट से खर्च करने में। हर सेकंड 10 लाख रुपया अगर मैं उड़ा रहा हूँ तो 1 मोल रुपये को खर्च करने में 2 इंटू 10 की पावर 20 रुपीज़, 2 इंटू 10 की पावर 20 ईयर्स लग जाएंगे। अरे भैया तब तक तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, या दुनिया ख़त्म होने के बाद पता नहीं कितनी दुनियाएं और बस के ख़त्म हो जाएंगी। इतना बड़ा नंबर है ये। आई होप आप लोगों को मोल की पावर समझ में आई होगी, मोल की आखिर क्या पावर है और मोल को केमिस्ट्री में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ हम डील करते हैं। तो आज के लेक्चर में आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आज के लेक्चर में केवल और केवल मैंने आप लोगों को मोल की जान बताई है, मोल के बारे में बताया है कि आखिर मोल की पावर क्या है। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। इतने अच्छे से आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने मोल कंसेप्ट, और देखिए आगे भी मज़ा आने वाला है। जुड़े रहिए साथ में, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।